जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसपी सक्सेस। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट आपके लेक्चर एंड जीडी के लिए नहीं, बट वो आपका एक सॉलिड ओपिनियन भी फ्रेम करेगा फॉर योर इंटरव्यू एंड करंट अफेयर सेक्शन, एंड दैट इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इवोल्यूएशन फ्रॉम 1947 टू प्रेजेंट डे। तो चलिए समझते हैं कैसे भारत एक न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन से लेकर आज एक ग्लोबल पावर बनने तक का सफर तय कर चुका है। इसको मैंने थोड़ा करंट अफेयर से भी रिलेट किया है। देखो रिसेंटली हुआ क्या, यूएसए के प्रेसिडेंट, आप पहले पैराग्राफ में देख सकते हो, उन्होंने क्लेम किया कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर या फिर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एश्योर किया है कि वो कहीं ना कहीं हॉल्ट लाएंगे रशियन ऑयल इंपोर्ट्स में, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने मेंटेन किए हैं डिप्लोमेटिक रिस्ट्रेंट और इशू किया है न्यूट्रल रिस्पॉन्स बिना किसी कंफर्मेशन या डिनाइल के। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखो ऑपरेशन सिंदूर प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट ने अर्लियर क्लेम किया था और क्रेडिट भी लिया था कि उन्होंने मीडिएट कराया है सीज फायर के लिए इन ऑपरेशन सिंदूर, जो कि एक स्टेटमेंट इंडिया ने सब्टली रिजेक्ट किया, जिससे एक पैटर्न ऑफ एग्जैजरेशन का पता चला यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा। यूएसए के प्रेसिडेंट जो है वो अपने मर्क्यूरल स्टाइल में कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं इंडिया का गोल जो है एक स्टेडी और प्रिडिक्टेबल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में बने रहने का। अगर हम बैलेंस की बात करें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे, इंडिया नेविगेट करता है एक सेंसिटिव फेज ऑफ टाइज विद यूएसए, जिसका एम है ट्रेड डील एंड कॉपरेशन करना इंडो पैसिफिक एंड चाइना के असर्टिवनेस में, राइट। अभी इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए और क्या क्या रिस्पॉन्स दिए। देखो इंडिया ने ओवर रिएक्ट अवॉइड किया, इंडिया ने रिस्ट्रेन किया और कहीं ना कहीं कम्युनिकेट किया मेच्योरली और प्रिवेंट किया एक्सक्लेशन ऑफ अननेसेसरी डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन। उसके बाद सॉफ्ट डिनाइल स्ट्रैटेजी का यूज़ किया गया। इंडिया ने ऑप्ट किया कि वो सॉफ्ट डिनाइल यूज़ करेगा। इंडिया ने प्रिजर्व किया रूम फॉर कॉपरेशन, लेकिन उन्होंने सब्टली काउंटर भी किया मिस इन्फॉर्मेशन को। इफ़ यू टॉक अबाउट कोर पॉलिसी डिलेमा, देखो एनर्जी सिक्योरिटी वर्सेस वेस्टर्न एक्सपेक्टेशन, इंडिया की जो रिलायंस है अफोर्डेबल रशियन ऑयल पे फॉर एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट विद यूएसए एंड यूरोपियन की जो एक्सपेक्टेशन है कि हम रशिया को आइसोलेट कर दें ओवर यूक्रेन वॉर, वो कहीं ना कहीं एक डिलेमा में डाल देती हैं। नेक्स्ट है एजर्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। देखो इंडिया फॉरेन पॉलिसी की जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो नेशनल इंटरेस्ट पे गाइडेड है, ना कि अलाइनमेंट प्रेशर जो दूसरे ब्लॉक से आता है। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ओवर द इयर्स कैसे इवॉल्व हुई है। सबसे पहले हम नेहरू के एरा से शुरू करते हैं, जिसको नेहरूयन एरा भी कहते हैं, विच इज़ फ्रॉम 1947 टू 1964। देखो सबसे पहला जो एरा था जवाहरलाल नेहरू का, जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की फाउंडेशन रखी। उस वक्त दुनिया को सुपर पावर्स में डिवाइडेड थी, दो सुपर पावर्स में डिवाइडेड थी, यूएसए और यूएसएसआर, और दोनों अपने कैंप्स में कंट्रीज को खींच रहे थे। लेकिन नेहरू जी ने एक इंडिपेंडेंट स्टांस लिया। उन्होंने कहा इंडिया विल नाइदर बी अ कैंप फॉलोअर ऑफ एनी पावर ब्लॉक नॉर बी आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। और इसी से शुरू हुई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जहां इंडिया ने कहा कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर डिसीजन लेंगे, किसी ब्लॉक के प्रेशर पर नहीं। नेहरू जी का जो पंचशील प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस उन्होंने किया, जिसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यही बने इंडिया के डिप्लोमेटिक कोड। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में पीस कीपिंग और डीकोलोनाइजेशन को भी एक्टिवली सपोर्ट किया, पर 1962 में सीनो इंडियन वॉर का एक मेजर सेटबैक था। उसमें हमें बताया गया कि आइडलिज्म के साथ मिलिट्री प्रिपेयरनेस भी ज़रूरी है। इसके बाद डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पर फोकस पड़ा। सो नेहरूयन एरा ने इंडिया की आइडेंटिटी सेट की एक पीस लविंग, इंडिपेंडेंट और नॉन अलाइंड डेमोक्रेसी के रूप में। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे एरा की, जो शास्त्री एरा था, विच वॉज फ्रॉम 1964 टू 1966। लाल बहादुर शास्त्री जी का टेन्योर छोटा था लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल था। उनके टाइम हुआ इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। कश्मीर के इशू पर इंडिया ने मिलिट्री स्ट्रेंथ और लीडरशिप दोनों दिखाए। वॉर के बाद हुआ ताशकंद डिक्लेरेशन 1966 में, जहां यूएसएसआर ने मीडिएशन की और पीस रिस्टोर किया। इससे इंडिया यूएसएसआर के टाइज और डीपन हुए। शास्त्री जी ने एक सिंपल पर पावरफुल मैसेज दिया, जय जवान जय किसान, जो इंटरनल स्ट्रेंथ है और सेल्फ रिलायंस है, दोनों को रिप्रेजेंट करता है।
तीसरा एरा जो था हमारा दैट वाज इंदिरा गांधी एरा विच वाज फ्रॉम 1966 टू 1977 देन 1980 टू 1984। अगर हम इस एरा की बात करें, इसमें इंदिरा गांधी का एक फॉरेन पॉलिसी में एक टर्निंग पॉइंट था। 1971 में हुआ इंडो पाकिस्तान वॉर, जिससे बांग्लादेश बना। ये वॉर ने इंडिया को रीजनल सुपर पावर के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। उसी साल हुआ इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, जिससे स्ट्रैटेजिक और डिफेंस पार्टनरशिप और स्ट्रांग हुई। देन हुआ 1974 में इंडिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा कंडक्ट किया और ऑफिशियली एक न्यूक्लियर पावर बन गया। उन्होंने सार्क के फॉर्मेशन 1985 के ग्राउंड वर्क रखी साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन के लिए। इंदिरा जी की अप्रोच एसर्टिवनेस था। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को नेशनल स्ट्रेंथ और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कंबाइन किया। फिर आया एरा राजीव गांधी का विच वॉज फ्रॉम 1984 टू 1989। राजीव गांधी के टाइम पर इंडिया ने मॉडर्नाइजेशन और डिप्लोमेसी पर ध्यान दिया। उन्होंने इंडो श्रीलंका पीस एकॉर्ड जो कि 1987 में साइन किया ताकि सिविल वॉर एंड हो सके। इसके अलावा इंडिया बॉम्बिंग 1985 जैसे टेररिस्ट इंसिडेंट्स ने इंटरनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स को और बढ़ाए। लेकिन राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन पर फोकस किया। उन्होंने इंडिया को मॉडर्न डिप्लोमेसी और ट्रेड के लिए रेडी किया। यूएसएसआर के साथ कॉपरेशन कंटिन्यूड रहा, पर इंडिया ने वेस्ट के साथ भी कॉशियस ओपनिंग स्टार्ट की। उसके बाद आया 1990s का एरा, जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड डिप्लोमेसी आए। देखो 1991 के दौरान इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद इंडिया ने अपनी पॉलिसी डायरेक्शन चेंज की। प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने एलपीजी रिफॉर्म, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इंप्लीमेंट किए और इंडिया एक क्लोज इकोनॉमी से ग्लोबल इकोनॉमी बन गया। इस एरा में गुजरात डॉक्ट्रिन लॉन्च हुआ। ये कहता था कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशंस में गुडविल और नॉन रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए। राव गवर्नमेंट ने लुक ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट की, एशियान और साउथ ईस्ट एशिया के साथ टाई स्ट्रेंथन करने के लिए। 1998 में पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट ने इंडिया को एक कॉन्फिडेंट सेल्फ रिलायंट पावर बनाया। साथ ही WTO की मेंबरशिप मिली 1995 में, जहाँ पे इंडिया को ग्लोबल ट्रेड फ्रेमवर्क का पार्ट बना दिया गया। देन आता है NDA 1 1998 से 2004। वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे इंडिया ने अपना डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इमेज दोनों स्ट्रेंथन किया। पोखरान 2 के बाद आए सैंक्शंस के बावजूद इंडिया ने फर्म स्टांस लिया। 1999 का कारगिल वॉर ने इंडिया की डिफेंस विल पावर को प्रूव किया। 2000 में यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का विजिट हुआ इंडिया में, जिससे इंडिया यूएस से रिलेशन एक नए एरा में गए। इस पीरियड में इंडिया को एक न्यूक्लियर आर्म्ड, डेमोक्रेटिक एंड रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किया गया। फिर आती है यूपीए एरा, जो 2004 से 2014 के बीच में रहा। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने ग्लोबल डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक एंगेजमेंट दोनों पर फोकस किया। आप देख सकते हैं 2008 का इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हिस्टोरिक था। इसने इंडिया को न्यूक्लियर आइसोलेशन से बाहर निकाल दिया। इंडिया चाइना के रिलेशन में कॉपरेशन और कॉम्पिटिशन दोनों चले। इंडिया एशियान FTA 2010 ने ट्रेड को बूस्ट किया। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2014 ने बांग्लादेश के साथ लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट रिजॉल्व किए। इंडिया ने UNSA रिफॉर्म्स के लिए भी अपना स्ट्रॉन्ग केस रखा, परमानेंट सीट्स की डिमांड के साथ, राइट। फिर आता है NDA 2 2014 से अभी तक। मोदी गवर्नमेंट, देखो मोदी गवर्नमेंट के टाइम इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को और एक्टिव और एसर्टिव बनाया। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत साउथ एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी और कॉपरेशंस पर फोकस किया गया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने इंडो पैसिफिक और एशियन के साथ टाइज डीपन किए। इंडिया ने SCO मेंबरशिप लिया, रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक मेजर स्टेप था। इंडो यूएस से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और ट्रेड तक एक्सपांड हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी पर अपना लीडरशिप रोल दिखाया। देखो आज इंडिया एक बैलेंसिंग पावर है, रशिया के साथ ऑयल ट्रेड करता है और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, या फिर हम कहें उस पर साइमल्टेनियसली USA और यूरोप के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी मेंटेन करता है। इसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर डिसीजन लेना। सो दोस्तों सवाल ये उठता है, आगे का रास्ता क्या है? इंडिया को अपने ग्लोबल पोस्चर क्लियर रखने होंगे,
ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन और बैलेंस्ड डिप्लोमेसी के थ्रू। एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल लीडरशिप के रूप में इंडिया को मॉरल क्लैरिटी और प्रेगमेटिक डिसीजन मेकिंग दोनों मेंटेन करनी होगी। यूएसए, चाइना, रशिया जैसी पावर्स के बीच हमें अपना इंडिपेंडेंट और रिस्पेक्टेड पोजीशन सस्टेन करना होगा, और यही है इंडिया की स्ट्रेंथ। हम किसी कैंप के फॉलोअर नहीं है, बल्कि एक प्रिंसिपल्ड और पेशेंट नेशन है जो नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों, ये था इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का कंप्लीट जर्नी, नेहरू के आइडियलिज्म से लेके मोदी के रियलिज्म तक। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने डिफेंस एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल एसएसपी सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ लाते हैं आपके एसएसपी एएफएसपी प्रिपरेशन के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट, राइट? सो थैंक यू गाइज।